जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति की अनुच्छेद 144 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 74वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय नियम और न्यायिक प्रक्रिया 75वीं वीडियो बनाकर इसके 145 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये पाठ सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है, जो न्यायालय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 144 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 74वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है, जो न्यायालय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, जिसमें अपील की सुनवाई, शुल्क, जमानत देना और स्टे ऑफ प्रोसीडिंग शामिल है। ये नियम यह भी तय करते हैं कि न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या किसी भी उद्देश्य के लिए कितनी होगी और संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पाठ में यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्णय केवल खुली अदालत में दिए जाएंगे और कोई भी निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से ही दिया जाएगा। हालांकि असहमत न्यायाधीशों को असम्मतिपूर्ण निर्णय देने की अनुमति है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि 1 संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे। न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियम, अपीलों और अपीलों से संबंधित अन्य विषयों की सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में नियम, जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर न्यायालय में अपीलें दर्ज की जानी है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में नियम। 4 गग अनुच्छेद 139 का के अधीन न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में नियम। अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड डॉट के अधीन अपीलों को ग्रहण करने के संबंध में नियम। उन शर्तों के संबंध में नियम जिनके अधीन न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकेगा, और ऐसे पुनरीक्षण की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर न्यायालय में ऐसे पुनरीक्षण के लिए आवेदन दर्ज किए जाने हैं। न्यायालय में किसी कार्यवाही के खर्चों और उससे संबद्ध तथा उसमें कार्यवाही के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम। 6 जमानत दिए जाने के बारे में नियम। कार्यवाही पर रोक लगाने के बारे में नियम। किसी ऐसी अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिए उपबंध करने वाले नियम जो न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली प्रतीत होती है या विलंब के प्रयोजन से लाई गई है। अनुच्छेद 317 के खंड 1 में निर्दिष्ट जांचों की प्रक्रिया के बारे में नियम। 2 उपखंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम किसी प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे और एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेंगे। 3 8 4 इस संविधान के निर्वचन के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी मामले का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन किसी निर्देश की सुनवाई के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। परंतु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपील में इस संविधान के निर्वचन के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है, वहां ऐसा न्यायालय उस प्रश्न को ऐसे प्रश्न से संबंधित किसी मामले का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए
इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप से गठित न्यायालय को राय के लिए निर्देशित करेगा और राय प्राप्त होने पर ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटारा करेगा। 4. उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय खुले न्यायालय में ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 143 के अधीन कोई रिपोर्ट खुले न्यायालय में दी गई राय के अनुसार ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। 5. उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय और ऐसी कोई राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी, किंतु इस खंड की कोई बात ऐसे न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है असहमतिपूर्ण निर्णय या राय देने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। अच्छा, कभी ये सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अपना रोजमर्रा का कामकाज कैसे चलाती होगी? मतलब इतने सारे मामले, इतने नियम, कौन तय करता है ये सब? सरकार या कोर्ट खुद? ये दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक कोर्ट खुद ही तय करता है। वाकई? बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर की जो टॉप कोर्ट्स होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है अपनी प्रक्रिया, अपना तरीका वो खुद तय कर सकें। इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल ऑटोनॉमी, मतलब प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता। तो आज हम इसी स्वतंत्रता, इसी ऑटोनॉमी की तह तक जाएंगे। भारतीय संविधान का एक बहुत खास अनुच्छेद है आर्टिकल 145। इसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को ये अनोखी शक्ति मिलती है। हाँ, आर्टिकल 145, ये समझिए कि ये पूरी व्यवस्था की बुनियाद है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कितना अहम माना था। और हमारी आज की ये बातचीत, ये जो हम गहराई में उतर रहे हैं, ये सीधे संविधान के उसी टेक्स्ट पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड जुडिशियल प्रोसीजर नाम के दस्तावेज के वो हिस्से जो आर्टिकल 145 पर फोकस करते हैं। जी, ये हमें सीधा संविधान सभा की सोच तक ले जाते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर सुप्रीम कोर्ट को इस साधन दिए कि वो अपना काम ठीक से बिना रुकावट के कर सकें। तो हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट की ये जो नियम बनाने की शक्ति है, उसका दायरा क्या है, ये समझना, इसके पीछे कारण क्या है, और सबसे जरूरी, इसका आम आदमी तक न्याय पहुंचने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सही कहा। यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी प्रक्रिया खुद तय करना क्यों इतना अहम है, और आर्टिकल 145 ये कैसे पक्का करता है। ये सिर्फ कोर्ट के अंदर के मैनेजमेंट का सवाल नहीं है, ये निष्पक्ष न्याय की बुनियाद से जुड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है। ठीक है, पर ये नियम किस तरह की चीजों के बारे में होते हैं? क्या ये बस छोटी मोटी चीजें हैं या इसका दायरा बहुत बड़ा है? नहीं, दायरा बहुत बड़ा है। आप सोचिए, कोर्ट के कामकाज का लगभग हर पहलू इसके अंदर आ सकता है। जैसे कौन वकील कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके क्या नियम होंगे, ये तय करना। अच्छा, वकीलों के लिए नियम। हाँ, फिर अपीलें कैसे सुनी जाएंगी, उनकी टाइम लिमिट क्या होगी, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सब। यानी वकीलों से लेकर आम आदमी के अधिकारों तक सब इसमें शामिल है। और भी बहुत कुछ, जैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर के नियम, हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलने पर क्रिमिनल अपील कैसे स्वीकार होगी, फिर कोर्ट अगर अपने ही किसी फैसले को दोबारा देखना चाहे, रिव्यू करना चाहे, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, टाइम लिमिट क्या होगी, रिव्यू की प्रक्रिया भी। जी। फिर कोर्ट केस में जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट्स और फीस, उसके नियम, जमानत यानी बेल देने के नियम, किसी मामले की सुनवाई पर रोक स्टे लगाने के नियम, यहां तक कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई अपील बस परेशान करने के लिए या देर करने के लिए फाइल की गई है, तो उससे निपटने के भी नियम कोर्ट खुद बना सकता है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ही विस्तृत है। ऐसा लगता है जैसे कोर्ट को अपनी पूरी फंक्शनिंग खुद ही डिजाइन करने की छूट है। लेकिन क्या ये पावर अनलिमिटेड है? आपने शुरू में राष्ट्रपति की मंजूरी और संसद के कानूनों का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये पावर इंपॉर्टेंट तो है, पर एब्सोल्यूट नहीं। आर्टिकल 145(1) में ही दो बड़ी शर्तें लगी हुई हैं। पहली, ये नियम बनेंगे राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। हाँ, ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव चेक है, कार्यपालिका का एक नियंत्रण, ताकि पूरी तरह मनमानी ना हो। और दूसरी शर्त है कि ये नियम संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन होंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब हुआ? क्या संसद कोर्ट के नियम बदल सकती है? सीधे तौर पर बदलना शायद नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर संसद किसी प्रोसीजरल मामले पर कोई कानून बना देती है,
तो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम होंगे वो उस कानून के दायरे में ही होने चाहिए। वो उस कानून को काट नहीं सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अच्छा। तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया तय करने में आजाद तो है, पर उसे संविधान और संसद के बनाए कानूनों की सीमाओं में रहना होगा। ये एक तरह का क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन है। समझ गई। हाँ, ये संतुलन जरूरी भी लगता है। अच्छा, अब नियम बनाने की शक्ति के बाद आर्टिकल 145 में जजों की संख्या को लेकर भी कुछ खास बातें हैं, क्लॉज 2 और 3 में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात बड़े सेंसिटिव मामलों की आती है। क्लॉज 2 जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल बताता है। वो कहता है कि कोर्ट अपने नियमों के जरिए यह तय कर सकता है कि किसी भी तरह के केस को सुनने के लिए कम से कम कितने जज बैठेंगे। अच्छा। और इन्हीं नियमों में वो ये भी तय कर सकता है कि अकेले जज की, मतलब सिंगल जज की, या छोटी बेंच की, जैसे 2 या 3 जजों वाली बेंच जिसे डिवीजन कोर्ट कहते हैं, उनकी क्या पावर्स होंगी। इससे रोजमर्रा के काम में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यानी आम मामलों के लिए कोर्ट खुद तय कर ले कि एक जज सुनेगा या 2 या 3। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर क्लॉज 3 एक बहुत महत्वपूर्ण, कह लीजिए, रोक लगाता है या एक खास निर्देश देता है। ये कुछ खास तरह के मामलों के लिए जजों की एक मिनिमम संख्या तय कर देता है, अनिवार्य रूप से। अनिवार्य न्यूनतम संख्या? अरे, किस तरह के मामलों के लिए? ये जरूर कोई बहुत खास मामले होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये वो मामले हैं जो हमारे देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे के लिए बहुत मायने रखते हैं। आर्टिकल 1453 साफ कहता है कि कम से कम 5 जजों की बेंच 2 स्थितियों में जरूरी होगी। 5 जज? ओके, कौन सी 2 स्थितियां? पहली, जब किसी केस में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो, मतलब अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आसान भाषा में कहें तो जब किसी केस का फैसला करने के लिए संविधान के किसी हिस्से का मतलब समझना, उसकी व्याख्या करना जरूरी हो जाए। अच्छा, यानी संविधान की इंटरप्रिटेशन का सवाल। जी, ऐसी बेंच को ही हम आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ कहते हैं। और दूसरी स्थिति है जब राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी सवाल पर या किसी तथ्य पर सलाह मांगते हैं। इसे कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहते हैं। अच्छा, तो संविधान की व्याख्या या राष्ट्रपति को सलाह, इन जैसे गंभीर मामलों में कम से कम 5 जज। ये 5 की संख्या ही क्यों रखी गई होगी? कोई खास वजह? देखिए, संविधान देश का सुप्रीम लॉ है, उसकी व्याख्या में गलती की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए, है ना? तो 5 जजों की बेंच ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों पर कई अनुभवी न्यायिक दिमाग एक साथ विचार करें, अलग अलग नजरिए सामने आए, और जो भी फैसला हो वो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा स्वीकार्य हो। ये उस मामले की गंभीरता को भी दिखाता है। बात तो सही है, लेकिन एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कोई छोटी बेंच है, 2 या 3 जजों की। वो कोई रूटीन अपील सुन रही है और सुनवाई करते करते उन्हें अचानक लगता है कि अरे, इस मामले में तो संविधान की व्याख्या का कोई ऐसा पेचीदा सवाल उठ गया है जिसका जवाब दिए बिना केस फाइनल हो ही नहीं सकता। तब क्या होगा? क्या वो बेंच रुक जाएगी या खुद ही फैसला कर देगी उस सवाल पर? हाँ, बेहतरीन सवाल। और यहीं पर क्लॉज 3 का एक परंतुक, एक प्रोवाइजो काम आता है। परंतुक मतलब किसी नियम के साथ जुड़ी एक खास शर्त या एक्सेप्शन। अच्छा, प्रोविजो। जी, ये परंतु कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यानी 5 से कम जजों वाली बेंच के सामने संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा सवाल आ जाता है जो केस निपटाने के लिए जरूरी है, तो वो बेंच उस सवाल पर खुद फैसला नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी वो बेंच? वो बेंच उस स्पेसिफिक कानूनी सवाल को एक बड़ी बेंच के पास भेजेगी। ऐसी बेंच जो क्लॉज 3 की जरूरत पूरी करती हो, यानी जिसमें कम से कम 5 जज हों। अच्छा, मतलब रेफर कर देगी बड़ी बेंच को। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक जनरल फिजिशियन किसी मुश्किल केस को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पैनल के पास भेजता है। वो बड़ी बेंच, वो 5 जजों वाली बेंच, उस संवैधानिक सवाल पर अपनी राय देगी। फिर वो राय वापस छोटी बेंच के पास आएगी और छोटी बेंच उस राय को मानते हुए उसके अनुसार मूल केस का फैसला करेगी। अरे वाह, ये तो बड़ा सोचा समझा सिस्टम लगता है। इससे ये पक्का होता है कि संविधान की व्याख्या जैसे अहम काम हमेशा एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम ही करे, ताकि पूरे देश में कानून की समझ में एक रूपता बनी रहे। एग्जैक्टली। ये संवैधानिक व्याख्या में कंसिस्टेंसी और सर्टेनिटी, मतलब एक रूपता और निश्चितता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हुई जजों की संख्या और मुश्किल मामलों से निपटने की बात।
अब आते हैं फैसलों पर। जब फैसला हो जाता है तो उसे सुनाने का तरीका, क्या उसके बारे में भी आर्टिकल 145 कुछ कहता है? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है? हाँ, बिल्कुल रखा गया है और काफी जोर दिया गया है। क्लॉज 4 बहुत साफ साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट, हर निर्णय और आर्टिकल 143 के तहत दी गई हर राय, हर ओपिनियन खुले न्यायालय में ही सुनाई जाएगी, ओपन कोर्ट में। खुले कोर्ट में? जी। बंद कमरों में या सीक्रेटली फैसले नहीं सुनाए जा सकते? खुले कोर्ट का मतलब जहां मतलब आम लोग, मीडिया सब मौजूद रह सकें। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत यही है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। जब फैसले पब्लिक में सुनाए जाते हैं तो इससे सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ता है, जवाबदेही तय होती है, सबको पता चलता है कि कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा। ये जुडिशियल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये वाकई बहुत अहम बात है। अच्छा, एक और सवाल मन में आता है, क्या बेंच के सभी जजों का एक मत होना जरूरी है फैसला सुनाने के लिए? मान लीजिए 5 जज हैं, क्या पांचों का सहमत होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। इस बारे में क्लॉज 5 बात करता है। इसके मुताबिक कोई भी जजमेंट या ओपिनियन मामले की सुनवाई में मौजूद जजों के बहुमत की सहमति से दिया जाएगा, मेजॉरिटी से। बहुमत से? हाँ, मतलब अगर 5 जजों की बेंच है तो 3 जजों की सहमति से दिया गया फैसला ही कोर्ट का फैसला माना जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सभी 5 सहमत हों। लेकिन अगर कोई जज बहुमत की राय से सहमत न हो तो क्या उसकी अलग राय का कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं? नहीं, बिल्कुल मतलब है। यहीं पर क्लॉज 5 एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। ये साफ कहता है कि बहुमत से फैसला होने के बावजूद कोई भी जज जो सहमत नहीं है, उसे अपना असहमतिपूर्ण निर्णय या राय देने का पूरा अधिकार है। अ डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियन, वो अपनी अलग राय, अपने तर्क सब कुछ रिकॉर्ड पर ला सकता है। अच्छा, डिसेंटिंग जजमेंट, पर उसका फायदा क्या जब फैसला तो मेजॉरिटी से ही हो गया? ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, असहमति सिर्फ विरोध दर्ज कराना नहीं होता। कई बार ये एक वैकल्पिक कानूनी सोच, एक अलग नजरिए को सामने लाता है। हो सकता है उस वक्त वो अल्पमत की राय हो, माइनॉरिटी व्यू हो, लेकिन भविष्य में वही असहमति कानून की समझ को बदलने में, उसे विकसित करने में मदद कर सकती है। सच में? हाँ, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी जज की अकेली असहमति भरी आवाज ने सालों बाद कानून की दिशा ही बदल दी। ये जो लीगल डिस्कोर्स है, कानूनी विमर्श, उसे जिंदा रखता है और न्याय शास्त्र के विकास के लिए, जूरिस्प्रूडेंस के डेवलपमेंट के लिए ये बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि कोर्ट में अलग-अलग विचारों की जगह है, उनका सम्मान है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, नियम बनाने की आज़ादी कुछ शर्तों के साथ, फिर संवैधानिक मामलों के लिए बड़ी बेंच का होना, खुले कोर्ट में फैसले सुनाना और असहमति जताने का अधिकार, तो ये पूरी तस्वीर क्या बनती है? मतलब आर्टिकल 145 असल में सुप्रीम कोर्ट को क्या क्षमता देता है? देखिए, ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो आज़ादी से काम कर सके, लेकिन जवाबदेही के साथ। नियम बनाने की शक्ति उसे अपनी एफिशिएंसी, अपनी कार्यकुशलता बनाए रखने और जरूरत के हिसाब से बदलने, अडाप्ट करने की क्षमता देती है। 5 जजों की मिनिमम लिमिट ये पक्का करती है कि देश के सबसे बुनियादी कानूनी सवालों पर पूरी गंभीरता और गहराई से विचार हो। खुले कोर्ट का नियम ट्रांसपेरेंसी लाता है, लोगों का भरोसा कायम रखता है, और असहमति का अधिकार वो न्यायिक स्वतंत्रता और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को दिखाता है। साथ ही कानून के विकास का रास्ता भी खोलता है। ये सब चीजें मिलकर ही जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस की नींव रखती हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को अपना घर ठीक से चलाने, जरूरी मामलों को गंभीरता से लेने और पारदर्शी तरीके से काम करने का एक ढांचा देता है। हाँ बिल्कुल, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कोर्ट के कामकाज का एक तरह से ऑपरेटिंग मैनुअल है जो संविधान ने ही इसे सौंपा है। चलिए, तो आज के इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि आर्टिकल 45 सुप्रीम कोर्ट को अपने कामकाज के नियम खुद बनाने की काफी बड़ी शक्ति देता है। इसमें वकीलों के नियम से लेकर अपील, फंडामेंटल राइट्स, रिव्यू, कॉस्ट्स, बेल, स्टे, बहुत कुछ शामिल है। लेकिन ये शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है। ये राष्ट्रपति की मंजूरी और संसद के कानूनों के अधीन है। बिल्कुल, और हमने ये भी समझा कि संविधान की व्याख्या से जुड़े अहम कानूनी सवालों या राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सलाह के मामलों के लिए कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ का बैठना अनिवार्य है। अगर छोटी बेंच के सामने ऐसा सवाल आ जाए तो उसे बड़ी बेंच को भेजना होता है।
हाँ, साथ ही ये भी जाना कि सारे फैसले खुले कोर्ट में सुनाए जाते हैं और बहुमत से फैसला होने पर भी असहमति रखने वाले जज अपनी अलग राय, अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दर्ज करा सकते हैं। ये सब पारदर्शिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत अहम है। ये सब समझने के बाद एक विचार मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि नियम संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन बनाए जा सकते हैं। अब जरा इस पर गौर करें। एक तरफ तो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया तय करने की ये शक्ति है आर्टिकल 145 में, और दूसरी तरफ संसद की ये संभावित शक्ति कि वो भी प्रक्रिया पर कानून बना सकती है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो भविष्य में कैसे काम कर सकता है? क्या कभी इनके बीच टकराव की स्थिति बन सकती है, या ये हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहेंगे? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर यकीनन और सोचा जा सकता है। हाँ, ये वास्तव में एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस, उस बड़े मुद्दे से जुड़ा है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच का ये रिश्ता कैसे इवॉल्व होता है, ये देखना हमेशा दिलचस्प रहेगा। इस पर सोचना जरूरी है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।